सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है लाइफ जर्नी इन फॉरएवर। और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि पहली बार मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ मिस्टर रहमान जी का। और अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरा नाम विजय है, विजय मौर्य, और यूपी के बरेली से बिलोंग करता हूँ मैं। और फॉरएवर जर्नी की बात करूं तो फॉरएवर जर्नी मेरी 2017 के नियरली शुरू हुई। और इससे पहले मैं एक जॉब में रहा हूं। मैं इनिशियली अपनी बारे में स्टार्टिंग से बात करूं तो मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं। और शुरुआत से ही फार्मिंग रही है। मदर, फादर और दादाजी लंबे समय से फार्मिंग का सारा कल्चर रहा है घर में। तो फार्मिंग का पूरा कल्चर रहते रहते हुआ क्या, उसी तरह की आइडियोलॉजी बनती चली जाती है। और अचानक से एक दिन एक हैपनिंग हुई कि मेरे फादर एक्सपायर हुए। तो उस टाइम पे क्या था कि घर में काफ़ी चेंजेस आने की वजह से इनिशियली मुझे अपना प्रोफेशनल करियर जल्दी शुरू करना पड़ा। जब मैं 10th क्लास में था, 2011 की बात है, तो फिर मैंने एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग करने के बाद जैसे ही 2014 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, मैं एक जॉब के लिए निकल गया। नोएडा में मैंने पहली जॉब अपनी स्टार्ट की और वो मेरी लाइफ की पहली जॉब थी। मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ वहाँ से। और डिप्लोमा करने के बाद, मैकेनिकल में डिप्लोमा करने के बाद, उस टाइम पे जॉब थोड़ी टफ हुआ करती थी। टफ आज भी है, लेकिन बाई लक एक कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मुझे जॉब मिली, नोएडा के अंदर एक जॉब मिली। और बहुत ही कम सैलरी पे मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया। उस टाइम पे मेरी सैलरी टोटल लगभग 7,000 के नियरली मुझे सैलरी मिलती थी, जिसमें 8 घंटे 12 घंटे का काम मुझे रहता था। स्ट्रगल बहुत था, मेहनत बहुत थी और करते चले जा रहे थे। 1 साल बीता, 2 साल बीता, लेकिन वहाँ पर कुछ बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। मेहनत बहुत हो रही थी और लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद भी जॉब करते रहे और एक पैशन के साथ किया। और पैशन के साथ किया, जोश के साथ किया, तो एक अचीवमेंट भी मिली। अचीवमेंट में क्या मिला कि कुछ 20 साल मैंने अपनी जॉब की। और फाइनली जब मेरा लास्ट प्रोफेशन, जो मेरा जो लास्ट डेजिग्नेशन था, वो था एक मैकेनिकल इंजीनियर। इसी के दौरान एक बार जब छुट्टी के दिन मैं घर आया हुआ था, तो मेरे एक रिलेटिव हैं, मेरे रिलेशन में लगते हैं, वो एक दिन होली के दिन घर पर आए। और ऐसी ही चर्चा होने लगी कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर चर्चा होने लगी। तो उन्होंने मुझे फिर फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया कि मैं फॉरएवर में वर्क करता हूँ और आप जॉब के अलावा और क्या करते हैं। तो जनरली मैंने कहा कुछ नहीं करते हैं, जैसे सब लोग रहते हैं वैसे हम लोग रहते हैं। संडे में काम तो होता नहीं है, फ्री रहना, यहाँ वहाँ जाना। तो बोले क्यों ना संडे में रह के कुछ काम कर लो वहाँ पर। तो मैंने कहा अच्छा है, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जब दिल्ली आऊँगा तो आप मेरे साथ ऑफिस आइएगा। इतनी बात कह के वो चले जाते हैं। तो 2-4 महीने के बाद, जब वो जून जुलाई की बात थी, जब वो दिल्ली आए, तो उन्होंने फ़ोन किया कि विजय आप कहाँ हैं। तो मैंने कहा ठीक, मैं तो अभी जॉब में हूँ। तो बोले जब आपकी छुट्टी होगी, आप वहाँ से छूटते हो तो फिर दिल्ली आइएगा। अब रिलेटिव लगते तो फिर मैंने मना नहीं किया, मैं दिल्ली ऑफिस गया, फॉरएवर के ऑफिस मैंने गया। तो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और आप पीली पीली बोतल लेके जा रहे थे, लोग, सारी भीड़ भाड़ थी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है, हो रहा है। तो उन्होंने एक ट्रेनिंग अटेंड कराई मुझे। वो चलता रहा स्लाइड राइड, वहाँ पर बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना और तालियां बजाना। मुझे कुछ रिकग्नाइज हो नहीं रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस था मेरी। ड्रीम की बातें हो रही थी वहाँ पर, लोग पैसों की बातें कर रहे थे, चेक्स की बातें कर रहे थे, लेकिन वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नई दुनिया थी, कुछ पता नहीं था। और जॉब्स में जो लोग, जब हम एक होता क्या है ना कि जिस कैरियर में हम लोग, जिस प्रोफेशन में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसी प्रोफेशन में हम लोग अपॉर्चुनिटी भी तलाश करते हैं। हम ये नहीं देखते कहीं और जाना है हमें। तो मैं बिल्कुल सेंट्रलाइज था कि जब मैंने मैकेनिकल में पढ़ाई की है, तो मुझे अपना कैरियर मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर बनाना है। बट होता क्या है ना कि हमें चाहिए कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। इसी के साथ वहाँ पर उन्होंने मुझे एक एलोवेरा खरीद कर दिया। और ये एलोवेरा उन्होंने मुझे अपने पैसे से खरीद के दिया, मैंने नहीं खरीदा था, उन्होंने मुझे खुद खरीद कर दिया। उन्होंने बोला आप इसको पीना जा करके। तो मैंने उसको पिया और पीने के बाद बहुत ज़्यादा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा सा एनर्जी बढ़ी। तो अच्छा लगा उसको पीने के बाद। वो दो दो हफ्ते के बाद फिर आए और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं फिर गया वहाँ पर जा कर के। तो जब सेकंड टाइम मैं गया तो वहाँ कुछ अच्छा लगा, मतलब अच्छा क्या लगा कि वहाँ पर फीलिंग कुछ अच्छी आ रही थी, कि लोग वहाँ खुश भी थे, अच्छे दिख रहे थे लोग, और भीड़ भाड़ बहुत थी। तो मुझे लगा यार कुछ हो सकता है यहाँ पर, मतलब
यहाँ भीड़ क्यों है इतनी, तो क्यूरियोसिटी बढ़ी। लेकिन इसी के साथ क्या हुआ कि मुझे अपनी जॉब के अंदर एक प्रमोशन मिला, और जब मुझे प्रमोशन मिला तो मेरा फोकस बिल्कुल ख़त्म हो गया फॉरएवर की ओर से। मैं फिर दोबारा अपनी जॉब की ओर फोकस कर गया। मैंने कहा ठीक है, उसको छोड़ो, ये सब ऐसे ही होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने अपनी जॉब की तरफ दोबारा फोकस कर दिया और प्रमोशन मिला, एक अच्छा प्रमोशन मिला। एक इंजीनियरिंग पोस्ट पे मुझे अपॉइंट किया गया था उस टाइम पे, और धीरे धीरे सैलरी भी इंक्रीज़ होती चली जा रही थी। और जो जो जॉब मैं कर रहा था वो एक स्मार्ट कार्ड इंडस्ट्री की स्मार्ट कार्ड इंडस्ट्री थी, जिसमें हम एटीएम कार्ड हम लोग चलाते हैं, ये कंपनी वो बनाती थी। और एक अच्छी कंपनी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। इसके अंदर अगर आप लंबे समय तक काम करें तो हो सकता था फ्यूचर अच्छा हो। लेकिन था क्या, पैसा कम था थोड़ा, और मेहनत बहुत ज़्यादा थी। इसी के साथ साथ फॉरएवर को 2-3 महीने तक छोड़ दिया, 4-5 महीने को समझ नहीं आया। लेकिन फिर उनका कनेक्शन हुआ, उन्होंने दोबारा फॉलोअप किया, बातचीत करते रहे, फिर दोबारा ऑफिस बुलाया। तो कुछ प्रोडक्ट उन्होंने मेरी मदर को रिकमेंड किए कि मेरी मदर को कुछ जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स रहती थी। वहाँ पर उन्होंने इनके प्रोडक्ट को रिकमेंड किया कि आप अपनी मम्मी को प्रोडक्ट को यूज़ कराओ। और जब मैंने अपनी मदर को ये प्रोडक्ट्स यूज़ कराए तो रियली बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उनको कुछ जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती थी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद प्रोडक्ट यूज़ किए, प्रोडक्ट फिर बंद कर दिए। लेकिन इनिशियली उनसे और मेरा संपर्क बीच में कुछ टूट गया, नहीं हो पाया, और लगभग 1.5 साल का समय निकल गया इसी बीच। मैं उनको कॉल नहीं करता था, वो कॉल करते थे तो मैं उनकी कॉल को हटा देता था। इसलिए क्योंकि हटा देता था क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने इस इंडस्ट्री को लेकर के काफ़ी नेगेटिव थॉट्स मुझे बताए कि ये ऐसी इंडस्ट्री है, ये वैसी इंडस्ट्री है, यहाँ पर लोग जोड़ना होता है। मतलब डिफरेंट तरह के जो नेगेटिविटी करने वाले लोग तो बहुत मिले, और यही रीज़न रहा कि मैंने 1.5 साल तक उस पर फोकस करने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन 1.5 साल के बाद होता क्या, अचानक से एक दिन दोबारा होली का टाइम आता है, और होली के टाइम पे जब मैं घर पे आता हूँ, जब मैं अपने घर पर दोबारा आया तो हुआ ये कि दोबारा होली पर मुलाकात होती है। और जब होली पर दोबारा मुलाकात हुई तो हुआ ये कि जब लास्ट टाइम होली पर उन्होंने मुझे बताया, 2 साल पहले इस इंडस्ट्री को बताया था, तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर एक बिल्कुल इनिशियल लेवल जो होता है, इसको असिस्टेंट सुपरवाइज़र कहते हैं, उस लेवल पर थे। और जब 2 साल बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो यहाँ पर एक मैनेजर थे, मैनेजर पद पे आ चुके थे। और मैनेजर पद का मतलब है कि उनकी इनकम 1 लाख कर चुकी थी यहाँ पर। तो ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ ना, इस इंसिडेंट ने मुझे इंस्पायर किया कि यार कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की, कि काश समझ लेता इसको तो हो सकता कुछ बेहतर हो जाता। तो वो चीज़ ये कि क्यों ना इसको देखा जाए। जून जुलाई के आसपास मैंने इसको डिसीजन लिया कि मेरे साथ क्यों ना पार्ट टाइम इसको देखूं, समझूं। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, करने का, समझने का, फॉरएवर को बहुत ज़्यादा समझा नहीं था। बट मैं संडे और सैटरडे में इसको देखूंगा, एक डिसीजन लिया, कमिटमेंट किया। और मैंने क्या किया, अपनी जॉब के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग्स में रहना स्टार्ट कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। मैं जब अपनी जॉब में था तो मैं एक मशीन भी ऑपरेट था। तो वो एक बहुत लंबी मशीन थी, उस पर काम करते समय क्या होता था, 12 घंटे 16 घंटे काम करते करते बड़ा एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता। तो फिर मैंने इसका जो हनी आता है फॉरएवर का, वो हनी जब मैंने यूज़ किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एनर्जी महसूस होती थी, और जो भी वीकनेसेस महसूस होती थी वो सारी खत्म हो गई। बड़ा अच्छा लगा उसको यूज़ करने के बाद। और इसी के साथ साथ जब ट्रेनिंग अटेंड की ना, तो एक चीज़ समझ आई। वो क्या समझ आया कि एक चीज़ समझ आई कि जो लोग लाइफ में कहते हैं कि ड्रीम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मुझे पहले कुछ नहीं आता था। आज के टाइम पे जो लोग जॉब सिक्योरिटी की बातें करते हैं, ये ऐसा कोई भी पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैंने फॉरएवर की ट्रेनिंग में खुद को समय बिताया, मैंने खुद को ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व किया, तो मुझे समझ के आया कि आज के टाइम पे मैं जो काम कर रहा हूँ
जो पैसा मिल रहा है वो मेरी नीड्स को पूरा कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि जॉब करते करते हम जॉब के लोगों के बीच में रह रहे थे, तो जो हम कमा रहे हैं उसी इन्वायरमेंट में जब रहते हैं, उसी एसोसिएशन में रहते हैं, तो हमें हमारे गैप का पता नहीं लगता है। लेकिन जैसे मैं फॉरएवर की इंडस्ट्री में कदम, मैंने फॉरएवर के लोगों से मिला, यहाँ की तो मैंने ट्रेनिंग में अपना समय देना शुरू करा, और हमेशा मैं अपनी ट्रेनिंग में और हमेशा अपनी रेस्यूमे में रखता हूँ कि अगर मैं अपने 5 साल फॉरएवर लिविंग के साथ देता हूँ तो मेरी लाइफ क्या हो सकती है, और अगर मैं अपने 5 साल अपनी जॉब के साथ देता हूँ तो मेरी लाइफ में क्या हो सकता है। तो ये कंपेयर ना मुझे इस लेवल पर लेकर आया कि मैं फॉरएवर के साथ अगर हूँ तो मुझे लाइफ में वो सब मिल सकता है जो व्यक्ति की डिज़ायर होती है। मेरी पहले कोई इनिशियल डिज़ायर नहीं थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन फॉरएवर में आने के बाद कहते हैं ना, वो ड्रीम पे जो जो पॉलिश जम जाती है, वो पॉलिश हो गई थी, वो धूल जम गई थी। फॉरएवर में आने के बाद वो ड्रीम पे जो है एक धूल हटने का काम किया फॉरएवर की ट्रेनिंग ने, कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। पहले था क्या, सुबह शाम की ड्यूटी रहती थी, ए शिफ्ट बी शिफ्ट करना, सुबह शाम जॉब जाना आना जाना, बस ये नॉर्मल ज़िंदगी थी, कुछ नया लग नहीं रहा था। मुझे लगा कि 5 साल मैं ऐसे ही करता रहा तो सैलरी बढ़ेगी लेकिन लाइफ स्टाइल इंप्रूव नहीं होगी। मैंने फॉरएवर के अंदर अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर देखा था, जो सीनियर्स मेरे थे, उन्होंने 1 से 1.5 साल के अंदर जो अचीवमेंट्स ली थी वो शायद अगर अपनी जॉब में आने वाले 10 साल में नहीं ले सकता था। बस ये एक डिसीजन था जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इस ट्रेनिंग को देखूं, मैं इस इंडस्ट्री को समझूं। और कुछ रीज़न थे, जैसे मैं हमेशा एक चाहत थी, हमेशा एक इच्छा थी कि मैं हमेशा फॉरेन की जॉब्स के लिए ट्राई करता था, कि मुझे फॉरेन जाना बिल्कुल मेरा इनिशियल ड्रीम था। और एक मेरा ड्रीम है कि खुद को एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये मेरा ड्रीम था कि मेरी अपनी आइडेंटिटी हो। ये मुझे लगा कि मुझे फॉरएवर में मिल सकती है, और मैंने देखा यहाँ पर लोग इसको अचीव कर रहे हैं। मेरे अपलाइंस जो मेरे सीनियर्स थे यहाँ पर, वो सारे के सारे लोग इसको बेटरली एक्सप्लोर कर रहे थे। बस यही रीज़न रहा कि मैंने इसको ज्वाइन किया और करना शुरू करा तो बहुत सारे चैलेंजेस आने चालू हो गए कि टाइम कैसे निकलेगा, कुछ आता जाता नहीं था, नेटवर्किंग का एन नहीं, फॉरएवर का एफ पता नहीं था, प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन ट्रेनिंग्स में मेरे सीनियर ने मुझे यहाँ एक बात बताई कि अगर आप ट्रेनिंग में रहे तो आप सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ रहना शुरू करा। अपनी जॉब के 1, 2, 3, 4 महीने मैंने लिया है, और 4-5 महीने के बाद क्या हुआ, पहले 2-3 महीने कोई इनकम नहीं थी यहाँ से, लेकिन 3 महीने के बाद इनकम आनी चालू हुई। और इनकम आनी चालू हुई तो और 3 महीने लगे, तो मैं अपनी जॉब के लगभग पैरेलल आने लगा। और जब मुझे लगा कि मेरी जॉब के पैरेलल में आ रहा हूँ, तो मैंने अपनी जॉब में समय कम करके फॉरएवर में समय बढ़ाया। और जब समय फॉरएवर में बढ़ाया तो और ग्रोथ देखने को मिली, कुछ इंटेलिजेंसी बढ़ी, कुछ नॉलेज बढ़ी, बात करने के तरीके आए, बहुत मज़ा आने लगा। और फिर मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि क्यों ना फॉरएवर को फुल टाइम किया जाए। और जब फॉरएवर को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया तो ये काफ़ी टफ डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि जिस जॉब के लिए लोग एडमायर करते हैं उस जॉब पे मैं था, जिस इनकम के लोग एडमायर करते हैं उस इनकम पे मैं था, और जो लोगों का ड्रीम होता है वो मैं सब कुछ अचीव कर रहा था वहाँ पर अपनी जॉब में था। तो फॉरएवर में आने का डिसीजन काफ़ी टफ था मेरे लिए, इनिशियल ड्रीम। लेकिन बस एक ही चीज़ कंपेयर कर रखी थी मैंने कि 5 साल बाद अगर मैं अपने फॉरएवर में अपने फ्यूचर को देखता हूँ, मेरी लाइफ बहुत बेहतर होगी। लेकिन अगर मैं यही 5 साल बाद अपनी जॉब में देखता हूँ तो आज जो मेरी लाइफ है 5 साल बाद वही होगी, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, चैलेंजेस ज़रूर होंगे, दिक्कतें ज़रूर आएंगी, परेशानियां ज़रूर आएंगी, लेकिन परेशानियां तो हर जगह होती हैं, एक जगह नहीं, हर जगह परेशानियां होती हैं। बस इसी चीज़ को लेकर के, कंपनी पे बिलीव करके, अपने अप्लायंस पे बिलीव करके और ख़ुद पे बिलीव करके मैंने डिसीजन लिया, अपनी जॉब को रिज़ाइन किया। और जॉब को रिज़ाइन करने के बाद मैं फुल टाइम इसमें लगातार ट्रेनिंग्स को लिया। और ट्रेनिंग्स लेने का मतलब है कि मैं बरेली में रहता हूँ, और बरेली से दिल्ली जो है तकरीबन 300 किलोमीटर पड़ती है। और इस जोश के साथ काम करना शुरू करा कि एवरी सैटरडे हम लोग बरेली से दिल्ली जाते थे और फिर संडे को वापस आते थे। तो 600 किलोमीटर का ट्रैवलिंग हमारी एवरी वीक रहती थी। और ट्रेन से आना, पूरी रात जगना, फिर आना, फिर पूरी रात जगना, मतलब ये इतना स्ट्रगल रहा सीखने पे। और 1 साल तक बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन सीखते चले गए। सीखने के बाद 1 साल बाद टीम डेवलप चालू होनी हुई, लोग टीम में आना शुरू हुए, और धीरे धीरे कारवा बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे टीम बढ़ी, धीरे धीरे स्टेज को शेयर करना शुरू करा। और फिर मैं ये फील करने लगा, यार ये जो मैं यहाँ सीख रहा हूँ वो मुझे जॉब में कभी मिलता नहीं। जो रिकग्निशन, जो सम्मान यहाँ मिल रहा है वो जॉब में कभी नहीं मिलता था।
जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था वो जॉब में कभी नहीं हो रहा था, जो एक पर्सनल ब्रांड यहाँ डेवलप हो रहा है वो जॉब में कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं काफ़ी प्राउड फील करने लगा कि यार दैट आई एम द पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग। तो आज मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 2.5 साल मुझे हो चुके हैं यहाँ पर, और मैं बतौर असिस्टेंट मैनेजर यहाँ वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और एक अच्छे विज़न के साथ काम कर रहा हूँ। आने वाले कुछ समय में मैं अपने इस लेवल को चेंज भी करने वाला हूँ। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेरा जो नेक्स्ट लेवल है मैनेजर, उसको क्वालिफाई कर रहा हूँ मैं, और एक प्रॉपर टीम के साथ क्वालिफाई कर रहा हूँ। और इसमें आप सभी लोगों का भी बहुत योगदान है, स्पेशली मेरे अप्लायंस हैं और बहुत सारी टीम, पूरी टीम का सपोर्ट है इसमें। हर कोई व्यक्ति लाइफ में चाहता है कि उसके पास अच्छा पैसा हो, हर कोई व्यक्ति चाहता है उसकी लाइफ में अच्छी लग्जरी हो, हर कोई व्यक्ति चाहता है उसकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, एक सिक्योरिटी हो। मैंने फॉरएवर के अंदर इन सारी चीज़ों को देखा है और महसूस किया है, जो कि हमें मार्केट में नहीं मिलती हैं। मार्केट में अगर हम लेने के लिए जाएं तो एक लंबा समय लग जाता है। एक लंबे समय का मतलब है कि श्योरिटी नहीं होती हमारे पास कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल क्या हम वहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। लेकिन क्या होता है, हम सारे लोग एक फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं। स्पेशली मैं बात करूँ जिस प्रोफेशन से मैं रहा हूँ, जॉब्स के अंदर क्या होता है, हम बड़े फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं। हमें चीज़ें इधर उधर से दिखाई जाती तो नहीं दिखती हैं, हमें जो चीज़ सिखाई जाती है बस वही हमारे दिमाग में चल रहा होता है। जॉब का कीड़ा ऐसे बैठ जाता है कि हमारे दिमाग में कोई चीज़ें नहीं आती हैं। तो ज़रूरत है यहाँ पर, ज़माना बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ का नेचर बदल रहा है। कल जो लोग 24 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करके पैदा नहीं करते थे, आज वो 16 दिन में वो लोग काम कर लेते हैं। तो नेचर बदल रहा है, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं, और ज़रूरतें बदलने से हुआ क्या है कि लोगों की परचेजिंग पावर घटी है। लोगों की परचेजिंग पावर घटने से लोग अपनी लाइफ के अंदर कंप्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं। तो ये ज़रूरत है लोगों को अपने अपॉर्चुनिटी का नेचर बदलने की। जैसे आज जो नया नेचर निकल कर आया है, एक नया अवसर है हमारे लिए, वो है नेटवर्क मार्केटिंग और वो है फॉरएवर लिविंग। नेटवर्क मार्केटिंग में भी फॉरएवर लिविंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जिसको मैंने चूज़ किया, आप सभी लोगों ने चूज़ किया, और वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है हम सब लोगों के लिए। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है। इधर बहुत सारे अप डाउन रहे हैं, बहुत सारे सीटबैक रहे हैं, लेकिन मैं सीटबैक नहीं कहूँगा। बहुत सारे सीटबैक आए लेकिन कभी मैं सीटबैक लेके बैठा नहीं। सीटबैक को देखा, समझा, अप्लायंस का सपोर्ट मिला, उनसे सीखा और फिर बाउंस बैक किया। कंटिन्यूस एफर्ट कर रहा हूँ, आज भी एफर्ट कर रहा हूँ। पैंडेमिक में बहुत सारे चेंजेस आए, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज किया, ऑनलाइन बिजनेस की ओर मूव हुए, अब यहाँ पर भी मेहनत कर रहे हैं। और ड्रीम ये है कि एक दिन बहुत बड़ी टीम डेवलप करनी है, वेरी सून, बहुत जल्दी टीम डेवलप करनी होगी है। और कुछ बढ़िया ड्रीम्स हैं। अच्छा, ड्रीम्स पे मेरा हर बात बोलने की आती है कि ड्रीम्स एक ऐसा बर्ड है ना, व्यक्ति को हिला देता है। हिला देने का मतलब यह है कि बिल्मा रुडोल्फ जो बिल्कुल अपंग लड़की थी, वो आज एक चैम्पियन बनी और ओलंपिक चैम्पियन बनी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना फॉरएवर, ये असल मायने में ड्रीमर्स का बिजनेस है। ड्रीम पूरे करने का मौका देता है हमें। और ड्रीम की जो परिभाषा होती है ना, एक जॉब पर्सन कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी लाइफ में ड्रीम क्या होता है उसे पता ही नहीं होता है, वो कभी फोकस ही नहीं कर पाता अपनी ड्रीम की ओर। लेकिन फॉरएवर हमें ड्रीम देखना सिखाती है, ना सिर्फ देखना सिखाती है, ड्रीम पूरे करना सिखाती है। तो अगर हमारे पास कोई भी ड्रीम है, तो अगर हम कमिटेड हैं उसको लेकर के, आज नहीं कल अगर कंसिस्टेंट एफर्ट करें तो ये फॉरएवर लिविंग पूरा कर सकती है। मौका है हमारे पास अपनी लाइफ को बदलने का, 360 डिग्री बदलने का। एक चीज़ मैंने और भी महसूस की थी, जनरली लोग, ये मेरा खुद का एनालिसिस किया, आप लोग भी इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों को उनकी ज़िंदगी में 3 तरीके से बांटा जाता है। हमारे सोसाइटी जो है वो 3 तरीके से डिवाइडेड है। एक लोअर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है, एक अपर क्लास होती है। जनरली मैं लोगों से अगर क्वेश्चन करता भी था कि आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, कौन से क्लास से बिलोंग, तो मेजोरिटी परसेंट में लोग कहते थे कि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। जो व्यक्ति 10,000 रुपये पैदा कर रहा था वो भी मिडिल क्लास बोला करता था, जो 20,000 पैदा करता था वो भी, क्योंकि मैं इसी बीच में रहता था। लेकिन जो डेफिनेशन है मिडिल क्लास की वो बिल्कुल चेंज है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी फादर के एक्सपायर होने के बाद मदर्स को पेंशन मिलती है, और मेरी मदर का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 48,000 एनुअल है। तो इसका मतलब ये है कि 4,000 रुपये मंथली इनकम के बिहाफ पर हमारा जो इनकम स्टेटस है, हमारा जो सोसाइटी लेवल है, वो है लोअर क्लास। और मैं ये मान के चलता हूँ कि
एक मिडिल क्लास पर्सन वो होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली वो होती है जिसकी मंथली इनकम 40,000 प्लस होती है एवरी मंथ, वो भी रेगुलर हो। जिस परिवार की आय 40,000 रुपये महीने लगातार होती है, वो व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली में आता है। मैंने देखा कि मेरे आसपास 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। जस्ट वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, एक फेक सेटिस्फेक्शन के लिए बोल देते हैं कि आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास होते नहीं हैं। तो सबसे पहला टारगेट यही बनाया फॉरएवर लिविंग में आने के बाद कि अपनी क्लास को चेंज करना है, अपने क्लास को मिडिल क्लास में लाना है, मिडिल क्लास से अपर क्लास में लाना है। और मैंने क्या देखा कि अगर मैं अपनी जॉब में रहता हूँ, कितनी भी मेहनत करूँ, लेकिन मैं अपनी क्लास को नहीं बदल पाऊंगा। हो सकता है कल मेरी जॉब, मेरी इनकम 40,000 होगी, 50,000 होगी, लेकिन महंगाई उससे आगे निकल जाएगी। आज अगर 40,000 की ज़रूरत आज है और मैं 20 साल बाद अगर 40,000 कमाता हूँ या 10 साल बाद 40,000 की इनकम में पहुँचता हूँ, तो महंगाई उससे आगे बढ़ चुकी होगी। मिडिल क्लास का जो क्राइटेरिया है वो 40 से बढ़ के 60 पहुँच चुका होगा। तो अगर टाइम को बीट करना है, टाइम को बीट करना है कि टाइम से पहले आगे बढ़ना है, देन हमें वो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसमें स्पीड हो, जो हमारे अकॉर्डिंग पैसा दे सके। हम जितना एफर्ट करें उतना हमें रिटर्न दे सके। तो मुझे ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर में देखी। एक मॉडर्न बिजनेस देखा, मैंने एक बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, इसकी सीरीज की कई सारी बुक पढ़ी। तो उस बुक को पढ़ने के बाद मेरा ब्रेन पूरी तरह से ओपन हुआ कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस फॉर एवरीवन, एवरी यूथ के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस है। बहुत सारे टेस्टिमोनीज, बहुत सारे टेस्टिमोनियल पढ़े, इंटरनेशनल लोगों को सुना, नेशनल लोगों को सुना, और बुक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, पढ़ता हूँ। तो वहाँ से मुझे अभी तक यही समझ आया कि दुनिया में वो लोग सबसे ज़्यादा आगे हैं जिन लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है, उन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की जिन लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया। तो क्यों ना मैं भी अपना नेटवर्क बनाऊं, जिससे कि मैं किसी और की नहीं, कम से कम अपनी तो हिस्ट्री बदल ही पाऊँ, अपनी फैमिली की हिस्ट्री तो बदल ही पाऊँ। तो ये सारे डिसीजन मेरे फॉरएवर को लेने के लिए, फॉरएवर करने को लेकर के सारे डिसीजन बने, और आज पैशन के साथ, जोश जुनून के साथ मैं इस बिज़नेस में लगा हूँ। और वेरी सून एक अच्छी हिस्ट्री क्रिएट करने की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें सभी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, मेरे सारे सीनियर्स, मेरी सारी टीम, पूरा फॉरएवर मैनेजमेंट, और सभी लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। और वेरी सून बहुत आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मेरी जर्नी यही रही है। ऑलमोस्ट हम टाइम एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जितना समय आज रहमान जी ने मुझे दिया है। और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जैसे मेरी सबसे बात हुई थी कि आज के टाइम पे हम बिज़नेस को और बेटर कैसे कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन बिज़नेस को लेकर के जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ अपने बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें मैं फेसबुक को लेकर आपके साथ शेयर करूंगा कि हम फेसबुक अपने बिजनेस को कैसे डोमिनेट कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे काम करना हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है। सोशल मीडिया इज़ अ नेसेसरी पॉइंट, हमारे लिए नेसेसरी कि करना ही करना है, कोई चॉइस नहीं हमारे लिए कि हम करें या ना करें। सोशल मीडिया अगर आपने आज के टाइम में नहीं किया, तो मैं सोशल मीडिया सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बोलूँगा, दुनिया के हर एक बिज़नेस के लिए आज सोशल मीडिया एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है, ज़बरदस्त पार्ट बन चुका है। तो कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले करना क्या है, हमने अभी तक जो भी हमारी प्रोफाइल रही है, हमें अपनी प्रोफाइल को रीस्ट्रक्चर करना है। रीस्ट्रक्चर का मतलब है कि आज तक हमारी प्रोफाइल में जो भी रहा, चाहे हमारी डेट ऑफ बर्थ कैसी भी हो, हमारी एजुकेशन कैसी भी रही है, हमने क्या लाइक क्या डिसलाइक किए, अपनी प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करके रखा है, वो सारी चीज़ों को एक प्रोफेशनल बूम में लेकर के आना है, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में लेकर के आना है। आपका प्रोफाइल फ़ोटो कैसा होना चाहिए, आपका कवर फोटो कैसा होना चाहिए, ये प्रोफेशनल होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रोफाइल पे कुछ और लगा देते हैं, प्रोफाइल में उनका फ़ोटो को चेंज होता है और कवर फोटो में कुछ चेंज होता है। तो कवर फोटो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी के लिए और आपके प्रोफेशन को जो है नोटिस कराए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी ने, अगर मैं स्पेशली अपने, कुछ लोग ईगल का निशान लगा देते, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, कभी भी ना कंपनी को प्रमोट नहीं करना है। कंपनी ने प्रमोट करने के लिए अपने लिए बहुत सारे ऑप्शन खोल रखे हैं, उन्होंने अपना फेसबुक पेज बना के रखा हुआ है, वो डेली लाइव भी कर रहे हैं, वो यूट्यूब लाइव करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कंपनी को प्रमोट ना करते खुद को प्रमोट करना है। तो अपने कवर फोटो को और अपने प्रोफाइल फ़ोटो को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा प्रोफाइल, कौन सा ऐसा पिक है जो जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, ड्रैग कर सकता है। तो कोई भी अनप्रोफेशनल पिक वहाँ ना लगाएं। आप अपना एक कंबाइंड अपनी टीम के साथ अगर फोटो, तो कवर फोटो पर आप लगा सकते हैं, आप अपना पर्सनल फोटो आप लगा सकते हैं, आप किसी मीटिंग्स को दे रहे हैं वो फोटो वहाँ लगा सकते हैं, आप अपनी फैमिली का पिक वहाँ लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल का पिक वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन आप कंपनी को लेकर के कोई फ़ोटो का, कंपनी के किसी प्रोडक्ट का फ़ोटो लगा दिया, वो ठीक नहीं है।
दूसरा, अपना जो प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं वो एक तरह से प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब है आप अगर एक फॉर्मल कपड़ों में होना चाहिए, इस तरीके से आप बढ़िया मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी, अपनी प्रोफाइल पर एक ऑप्शन आता है हाइलाइट्स का। तो हाइलाइट्स क्या होते हैं, दो तरह के हाइलाइट्स होते हैं। एक आप जो पोस्ट अपलोड करते हैं उसके लिए हाइलाइट्स होते हैं, और एक हाइलाइट होते हैं आप जो स्टोरी शेयर करते हैं अपने अकाउंट से, उसके लिए हाइलाइट्स होती हैं। तो आपने अपनी हाइलाइट्स को मेंटेन करना है, क्योंकि जब कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है तो वो व्यक्ति हाइलाइट्स को चेक करता है, उसको सबसे पहले क्या दिखता है आपकी प्रोफाइल पे। तो आपने क्या करना है, हाइलाइट्स को सिलेक्ट करना है कि सबसे पहले प्रीफरेंस करना है कि सबसे पहले क्या दिखेगा, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है, प्रोफाइल आपका प्रोफाइल क्या है ना, आपका डिजिटल रिज्यूमे है, डिजिटल रिज्यूमे है आपका। तो आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है और उसमें आपको हाईलाइट मेंटेन करना है। आप जाएंगे तो हाईलाइट्स आपको दिखेगा। सेकंड क्या करना है आपको, जो भी बल्गर ऑडियंस हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, जो लोग अदर नेटवर्क साइट से जुड़े हुए हैं या फिर कुछ अदर कंपनी से जुड़े हुए हैं, या फिर जो आपकी कंपनी में ही कुछ लोग बागी बन जाते हैं, तो उनको रिमूव करना है, क्योंकि वो आपके टारगेट प्रॉस्पेक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक एनर्जी सकर है और एक तरह के नेगेटिव ऑडियंस है वो आपकी। तो उसको रिमूव करना है आपने, वो आप करेंगे। दूसरा, आपको टैग्ड जो पोस्टर्स होती हैं, लेट्स अगर मेरी प्रोफाइल है, मुझे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैग कर देते हैं। अब वो उनकी जो प्रोफाइल है, उनकी जो पोस्ट करते हैं वो अलग अलग पोस्ट होती हैं। कोई लव स्टोरी की पोस्ट अपलोड कर दी, किसी ने पॉलिटिक्स की पोस्ट अपलोड कर दी, तो वो टैग कर देते हैं। जब मुझे टैग करते हैं तो मेरी टाइम पे शो ऑफ होती हैं वो, तो मैं उसको हाइड करता हूँ हमेशा, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोफाइल पर सिर्फ मेरा पिक्स होना चाहिए, सिर्फ मेरा एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें मेंटेन करनी है। जिस किसी भी पोस्ट पे किसी अदर पर्सन ने आपको टैग किया है, इसको रिमूव कीजिए, वहाँ से हटाइए उसको। इसके पैरेलल आपको क्या काम करना है, अपना इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक पेज को पैरेलल आप क्रिएट कीजिए। अगर आपका नहीं है तो अपने प्रोफाइल के साथ साथ अपना एक इंस्टाग्राम और अपना एक फेसबुक पेज को क्रिएट कीजिए। आपने करना क्या है, अपने फेसबुक पेज को और अपने इंस्टाग्राम पेज को इंटरकनेक्ट कर देना है। हम फेसबुक खोलते हैं तो हमारा सेटिंग ऑप्शन आती है कि आपने अपना इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक का पेज दोनों कनेक्ट होते हैं, कि अगर आप कोई चीज़ अपलोड करोगे अपने फेसबुक पेज पे तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएगी, और आप अगर वो चीज़ इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पेज पे आ जाएगी। तो आपने ये करना है। अब होता क्या है, जैसे आपकी प्रोफाइल है, आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, होता क्या है, ये जो सोशल मीडिया का बिजनेस है, ये इन्फ्लुएंस का बिजनेस होता है। ये एक तरीके से अपना एक ब्रांड बनाने का बिजनेस है। और ब्रांड आप कैसे बना सकते हो, जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं है, जब तक आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, आपका ब्रांड डेवलप नहीं हो सकता, आपका इन्फ्लुएंस डेवलप नहीं होगा। इसलिए आपने करना क्या है, जैसे जितने लोग आपके पास हैं, आपकी फ्रेंड सर्किल में हैं, उनको अपने पेज का लिंक शेयर कीजिए, अपने इंस्टाग्राम का ट्विटर हैंडल शेयर कीजिए कि वो आपको फॉलो करें, आपके पेज को लाइक करें। और जब आपके पेज पे ऑडियंस बढ़ती है तो आपकी बात कहते हैं जब आप, तो लोगों के पास पहुंचती है, लोग सुनते हैं कुछ, लेकिन अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस डेवलप होती है। तो पेज क्रिएट करना है, और प्रोफेशनल पेज क्रिएट करना है, बिजनेस पेज क्रिएट करना है आपने। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस का मतलब है कि फेसबुक पे हर तरह का व्यक्ति है, 18 साल का व्यक्ति भी है, 20 साल का व्यक्ति भी है, 70 साल का व्यक्ति भी है, हर एज का पर्सन है। तो आपने करना क्या है कि आप किस चीज़ में सूटेबल हैं। जैसे मैं सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर का पर्सन हूँ, मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस क्या है कि मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स, फेसबुक पे ऐसे ग्रुप हैं जो मैकेनिकल के नेम से बने हुए हैं, मैंने उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ उसमें ना, मेरी आइडियोलॉजी के लोग हैं। जैसे मैंने जॉब की, सपोज दैट मैं 8 घंटे की जॉब करता हूँ, 12 घंटे की जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि 8 घंटे 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति के ब्रेन में ना क्या मतलब क्या वीकनेस है उसकी हैं, क्या उसकी स्ट्रांग होती, क्या उसकी स्ट्रेंथ होती हैं, क्या उसकी वीकनेसेस होती हैं, मुझे पता है। लेकिन अगर मैं सोचूं किसी ऐसे पर्सन के, मान लिया कोई आईटी का बंदा है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान सकता। अगर कोई स्पोर्ट्स है, जैसे आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, आपकी हॉबी स्पोर्ट्स, तो आप ये देखिए स्पोर्ट्स के लोग आपको कहाँ मिलेंगे। अगर आप 35 के हैं, आपको 35 के साथ काम करना कंफर्टेबल लगता है, तो आप ये कि 35 के लोग कहाँ मिलेंगे आपको। अगर आप लेडी हैं तो बहुत सारे लेडीज़ के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, वुमेन एम्पावरमेंट के, तो उसमें आप जाइए, उसमें खुद को ज्वाइन कराइए। वहाँ से आपको आपकी राइट ऑडियंस मिलेगी, और जब आपको राइट ऑडियंस मिलेगी ना, तो आपका टाइम कम कंज्यूम होता है, आप अच्छी प्रॉस्पेक्टिंग कर पाएंगे वहाँ से। आपको एवरी टाइम एवरी डे एक पोस्ट क्रिएट करनी है। सोशल मीडिया पे क्या है, कहते हैं कि दुकान तो आपने खोल ली, लेकिन उसके अंदर कोई भी माल नहीं है तो बिकेगा क्या। मान लीजिए मतलब आपने फेसबुक प्रोफाइल तो बना ली, लेकिन अगर आप कोई पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो लोग एंगेज कहाँ से होंगे।
तो लोगों को एंगेज करने के लिए आपने क्या करनी है, पोस्ट क्रिएट करनी है। तो पोस्ट दो तीन तरह से है, जैसे आप अपनी स्टोरी अपलोड कर सकते हैं। तो स्टोरी में क्या करना है, आप 3-4 स्टोरी डेली अपलोड कर सकते हैं। स्टोरी में क्या हो सकता है, आपके पर्सनल पिक हो सकते हैं, आपकी मीटिंग करते हुए कोई पिक्स हो सकते हैं, आपके 1-2 कंपनी का पिक्स भी आप वहाँ अपलोड कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पर स्टोरी में आप कुछ मोटिवेशनल कोई आप कर सकते हैं, वहाँ अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप माइक्रो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। माइक्रो वीडियो का बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आता है। 30 to 40 सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हो। उसमें अपनी स्टोरी, आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, आपने वो स्टोरी शेयर कर दी। आप कहीं घूमने गए, आपने वो स्टोरी शेयर कर दी। आपका कोई यूज़र है, आपने जस्ट 40 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर उसका एक्सपीरियंस लिया, वो आपने शेयर कर दिया। तो फेसबुक पर क्या होता है, ऑडियो जो होती है, वीडियो होती है, उसका एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, वो अच्छी तरीके से मूव होती है। तो वहाँ से एक ऑडियंस का वो मिलता है, अटेंशन मिलता है। इससे आपके बहुत सारे मित्र हैं। अगर आप वीडियो अपलोड करोगे, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो लोग वीडियो को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें उस फोटो के अंदर सिंगल फोटो ना हो, उसके साथ कोई टेक्स्ट भी होना चाहिए। और टेक्स्ट लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना हो, उसमें रेशियो रखिए आप 80% फोटो होना चाहिए और 20% टेक्स्ट होना चाहिए। 20% ज़्यादा टेक्स्ट आप ना रखें उसमें। 2 फ्रेंड रिक्वेस्ट, 1 फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनी ओर से सेंड करने का प्रयास करें। सर्च करें लोगों को, किस तरह के लोग आपको पसंद है, किस तरह के लोगों के साथ आप काम करना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो एक ज़्यादा नहीं, पर डे 1-2 आप सर्च करें टारगेट ऑडियंस में, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें, उनको देखें, उनकी प्रोफाइल को मैच करें कि यार ये बंदा ठीक है नहीं है, क्या एजुकेशन है, कहाँ क्या बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग नहीं करता। अगर ये कल मेरे साथ जुड़ता है तो क्या मैं इसके साथ अच्छे से काम कर पाऊंगा। मान लिया मैं यहाँ पर हूँ, मैं गुवाहाटी के व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैं बरेली में रह के बरेली के पर्सन को रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो दैट इज़ पॉसिबल। तो ये हमें करना है। दूसरी चीज़, अपने जो भी नए फ्रेंड बनते हैं उनको अपने इकोसिस्टम में लाइए। जैसे आपने किसी पर्सन से प्रॉस्पेक्टिंग की, तो प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद सबसे पहले उसका फ़ोन नंबर सेव करने के बाद तुरंत आपने क्या करना है, उसको अपने इंस्टाग्राम का, ट्विटर, आपको इंस्टाग्राम का अपना वो यूज़र नेम सेंड करना है, लिंक शेयर करना है, उसको आपको पेज का लिंक शेयर करना है आपने इसको। ये दोनों लिंक शेयर करने के बाद उसको लाइक कराना है, जिससे कि वो आपके इकोसिस्टम में आए। होता क्या है, हमारी इंडस्ट्री में हम लगातार लोगों को फ़ोन कर करके ना फॉलो अप करना पड़ता है। बार बार फ़ोन कर करके हम लोग बोर होने लगते हैं, हम भी लगता है सामने वाला सुन नहीं रहा है, लेकिन वो भी फ़ोन उठाना बंद कर देता है। लेकिन ऐसे में अगर हम उसको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अगर उसको अपने जो इकोसिस्टम है उसको ले आएंगे। इकोसिस्टम का मतलब है आपने उसको फेसबुक पे ऐड कर लिया, आपने अपने फेसबुक पेज पे लाइक करा दिया, अपने फेसबुक ग्रुप में ले आया, उसको इंस्टाग्राम पे ले आया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ले आया, व्हाट्सएप पे ले आए। तो आप जब भी कोई पोस्ट शेयर करोगे, जैसे आपने कोई भी अपनी प्रोग्रेसिव पोस्ट शेयर करी, तो आपने फ़ोन नहीं किया, बट इनडायरेक्टली आपने उसको बता दिया कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम काम करो या नहीं करो, लेकिन मैं यहाँ काम करूँ। तो वो व्यक्ति पैसिवली आपकी ग्रोथ को देखेगा, तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन जाती है, यार ये बंदा काम कर रहा है लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो आप डेली कोई पोस्ट डालोगे तो व्यक्ति वॉच करेगा, डेली डालोगे तो उससे एक वैल्यू ऐड होगी सामने वाले के। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हो सकता है उसके अंदर चेंजेस आए, वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो जाए। तो हम सोशल मीडिया के साथ हम सालों साल किसी का हम फॉलोअप कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन से हमेशा उसको फॉलोअप नहीं कर पाते हैं लोग। तो सोशल मीडिया में लाने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, इकोसिस्टम में लाने से। तो ये कई सारी चीज़ें हैं और इनको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। जैसे पोस्ट अपलोड करना है तो आप कंसिस्टेंसी करिए। अगर आप 2 दिन में कंफर्टेबल है तो 2 दिन में कर लीजिए, 3 दिन में कंफर्टेबल है 3 दिन में कर लीजिए। एक एप्लीकेशन आता है बफर नाम से, एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरे हफ्ते की, पूरे वीक की पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं कि आज मेरे पास मान लिया संडे है, मेरे पास इसके अलावा टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं संडे में क्या करूँगा, 1 घंटे का टाइम निकालूंगा और अपनी सारी पोस्ट को शेड्यूल कर लूँगा कि मैंने 5 पोस्ट को शेड्यूल किया है कि ये पोस्ट मंडे को जाएगी, ये पोस्ट ट्यूसडे को जाएगी, ये पोस्ट। तो वो उसमें वो क्या करता है, सारी पोस्ट को शेड्यूल कर लेगा। आप एक बार शेड्यूल करके फिनिश कर दीजिए, वो हर दिन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सारी की सारी पोस्ट को जो टाइम आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर पोस्ट करता चला जाएगा। आपको डेली टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, बफर टूल नाम है उसका, बफर। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं वहाँ से, वो बहुत अच्छा है, अपने टाइम को बचाने का बहुत अच्छा तरीका है। और लोगों को आप यहाँ पर टैग कर सकते हो। जैसे सपोज़ आपने किसी पर्सन को कोई पर्सन आपकी टीम में आया, आपने उसको, आपकी टीम नहीं, आपने किसी को प्लान दिखाया और वो व्यक्ति अभी अभी बोल रहा है कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, मतलब सस्पेंस में भी अपनी पाइपलाइन में। तो आप उसको एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के लिए क्या कर सकते हैं, कोई पोस्ट अपलोड करिए आप और प्राइवेसी लगाकर उसको अपलोड करिए
और उसमें टैग करिए। आप ज़्यादा नहीं, 5 से 6 लोगों को टैग कीजिए। जैसे होता क्या है, जब आप किसी व्यक्ति को टैग करके कोई चीज़ हो आप कुछ दिखाना चाहते हो उसको, आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, वो चाहते हो कि आप इस व्यक्ति को मैं देखूं, तो अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भेजोगे तो व्यक्ति डाउनलोड नहीं करता आज के टाइम पे, लिंक भेजोगे तो डाउनलोड नहीं करता। लेकिन अगर आप फेसबुक पे किसी के साथ किसी को टैग करते हो तो वो व्यक्ति बहुत तेजी से आपकी उस पोस्ट को जरूर देखता है, क्योंकि लिंक जाता है। वो लिखता है ना कि विजय मौर्य टैग्ड मिस्टर XYZ, तो व्यक्ति देखते हैं मुझे किसमें टैग किया है, और तो उससे होता क्या है ना, फोकस आता है व्यक्ति का। तो ये हमें करना है कि हमें पोस्ट को शेड्यूल करना है, टैग करना है, और लोग अगर हमारी पोस्ट पर कमेंट करते हैं तो जेन्युइनली उनको रिप्लाई करना है, उनको थैंक्स करना है, अप्रिशिएट करना है। तो ये सारे काम करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। और जब वैल्यू ऐड होती है, एक बात कहते हैं, जैसे आप, मैं एक सवाल मेरे मन में कई दिन से आ रहा था। सुशांत सिंह राजपूत ने जब सुसाइड किया तो हम सब लोगों को बहुत बुरा लगा, जबकि सुशांत सिंह राजपूत हमारा कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड में नहीं, जानने वाला नहीं, अगर हमें कोई परेशानी है तो हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, वो कोई फ़ोन करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी अगर वो डेथ हुई उसकी, उसने सुसाइड किया, हमें बहुत बुरा लगा। रीज़न, क्योंकि ही इज़ अ ब्रांड, वो ब्रांड था, और जो ब्रांड होता है वो लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है। तो हमें क्या करना है, खुद को ब्रांड बनाना है, और जब हम लोगों की लाइफ में ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करेंगे तो लोग हमसे इंस्पायर होते हैं। तो हम सुशांत सिंह राजपूत से इंस्पायर थे, हम उसको फॉलो करते थे, इसीलिए उसका जो स्टेप था उस पर हमें बुरा लगा। तो सिमिलरली क्या है, हम अपने फ्रेंड को भी जो है टैग कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट को भी टैग कर सकते हैं। हमें ये डिपेंड करना है कि हमारी पोस्ट कैसी है। हम अगर फॉलोअप जैसी पोस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लिया किसी कंपनी की पोस्ट है, कोई अपकमिंग मीटिंग है, अपकमिंग कोई ट्रेनिंग होने वाली, कंपनी ने कोई अपकमिंग जो है इवेंट रखा है जैसे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों को टैग कर सकते हैं जो लोगों को हम ये अटेंड कराना चाहते हैं। या फिर कोई क्यूरियस पोस्ट डाली हमने की, तो वहाँ पर एक अननोन प्रोस्पेक्ट को भी ला सकते हैं। तो हमारी पोस्ट का नेचर डिपेंड करेगा हम किस किस को टैग करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमें करना है, ये सारे काम करने हैं, और इस काम को कंसिस्टेंटली करेंगे तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। और सोशल मीडिया पे जो सक्सेस है वो ओवरनाइट नहीं होती है, टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप होने में। मैं भी काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, मैंने अपना फेसबुक पेज क्रिएट किया, तो करते करते आज जा करके वहाँ पर लगभग 500 लोगों की ऑडियंस डेवलप हो पाई है। तो धीरे धीरे ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और हम सब लोग इसमें करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं काफ़ी समय ले चुका हूँ, ऑलमोस्ट 46 मिनट हो चुके हैं, 40 मिनट से ऊपर निकल चुका है। और आज ये समय, आज ये मौका, ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया मिस्टर रहमान जी ने। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना मतलब मुझे इस लायक समझा, आपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, और मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, और आपके इस ग्रेट एफर्ट के लिए मैं दिल से आपका थैंक्स करता हूँ। थैंक यू सो मच। और हमारी ये प्रेजेंटेशन यहाँ एंड होती है, और बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।